हेलो ट्रेनी, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और संस्थान में बच्चों का आना निषेध है, इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लगातार ले रहा हूं। जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, जिसकी अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो अपन ने काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली हैं इसकी। आज लास्ट इसका वीडियो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। उसके बाद में ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन। तो आज जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं आज करा देते हैं, इसके बाद ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉब्लम 1 आज की, मैं बनाने जा रहा हूँ आज की प्रॉब्लम 1। ये हमारी एक शाफ्ट है। ये हमारी एक शाफ्ट है, इसको F फोर्स से इस पोर्शन में फिट करना है। इसका डायमीटर दे रखा है आपको D, और इस प्लेट की मोटाई दे रखी है आपको S। क्या दे रखी है? मोटाई S। तो इसमें इस शाफ्ट को प्रेस करना है, पंच करना है, मतलब इसको पंच करना है, इसको, इस प्लेट को इस शाफ्ट के द्वारा। ये आपका पंच भी हो सकता है, मतलब इस प्लेट को काटना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या दे रखा है? इसके लिए आपको दे रखा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोलो या स्ट्रेस बोलो, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो कितनी दे रखी है आपको? 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। प्लेट की मोटाई दे रखी है आपको S बराबर थिकनेस ऑफ प्लेट, तीन mm। कितनी दे रखी है? 3 mm। F बराबर 60 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है इस पर। कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स होगा तभी इसको काटेगा, प्लेट को। इस पंच के द्वारा इस प्लेट को काटा जा रहा है, जिसकी मोटाई है प्लेट की 3 mm। तो इस पर जो ये फोर्स है वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? शियर फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा? शियर फोर्स। मेंबर हमारा क्या है? प्लेट है। प्लेट को ये काटने का काम कर रहा है, तो ये कैसा फोर्स है? शियर फोर्स है। तो इसमें हमें जितना भाग ये कट रहा है, इसका डायमीटर ज्ञात करना है D, mm में। क्या ज्ञात करना है? डायमीटर ज्ञात करना है mm में। अब देखो यहाँ पर
हमारे पास में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है, जबकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ही नहीं, मैक्सिमम टेंसिल स्ट्रेस दे रखी है। तो मैंने आपको संबंध बताया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम RT से भी प्रदर्शित करते हैं और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस को RM से प्रदर्शित करते हैं। वो किसके बराबर होती है? 0.8 RT के बराबर। मतलब जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, वो कितने के बराबर होती है? 0.8 मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के। तो यहाँ से हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमें अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ज्ञात करनी है। तो हम RM की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से RT की वैल्यू दे रखी है हमें 0.8 गुना 330। तो RM क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, 264 न्यूटन पर mm²। ये हमारी आ गई अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कह लो, स्ट्रेंथ कह लो, एक ही बात है। 264 न्यूटन पर mm²। हमें लोड दे रखा है शियर लोड। जो इस पर लोड लग रहा है पंच पर, वो कौन सा लोड है? शियर फोर्स। शियर फोर्स कितना दे रखा है हमें? शियर फोर्स दे रखा है हमें 60 किलो न्यूटन। ठीक है। तो ये शियर फोर्स जो है, ये मैक्सिमम शियर फोर्स है। कैसा शियर फोर्स है? मैक्सिमम शियर फोर्स है, जिस पर ये प्लेट कट जाती है। ठीक है। तो जो भाग प्लेट का कट रहा है उसका एरिया क्या है? वो सिलेंड्रिकल एरिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, वो आएगा आपका πds। किसके बराबर? πds के बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा πds, क्योंकि सिलेंड्रिकल एरिया कट रहा है। शियर फोर्स कहाँ लग रहा है? इसके सिलेंड्रिकल एरिया पर लग रहा है। तो सिलेंड्रिकल एरिया क्या होता है? πds होता है। तो यहाँ से हमें D का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टॉय अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर मैक्सिमम फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मान भी दे रखा है हमें, ये मान भी दे रखा है। शियर फोर्स का मान दे रखा है 60 किलो न्यूटन, और टॉयस यानी RM की वैल्यू हमने निकाल ली है 264 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ तो रखेंगे 264 बराबर F मैक्सिमम रखेंगे 60 किलो न्यूटन को अपन न्यूटन में बदल लेंगे 1000 से गुणा करके। AT का मान पाई का मान 3.14। D की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। S का मान दे रखा है 3 mm। इसको सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं 264 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू D बराबर 60,000। तो D बराबर क्या आ गया? D बराबर आ गया आपका 60,000 बटे 264 गुणा 3.14 गुणा 3। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में D का मान आ जाता है, D का मान आ जाता है लगभग 24.13 mm।
कितना आ जाता है 24.13 mm। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो दे रखी है आपको, उसको अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ में बदलना इस नियम के ज़रिए, इस रूल के ज़रिए। एक्चुअल में अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो होती है वो 0.577 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के गुणक में होती है, लेकिन आपकी निम्मी की बुक में ये रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन से हम सवाल कर रहे हैं कि एक्चुअल में होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी ये बात, एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है, लेकिन हम निम्मी की बुक के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो इससे हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकाल ली 264, और हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, एफ मैक्सिमम बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दूसरी बात, इसमें जो एरिया कट रहा है वो कौन सा है, एक सिलेंड्रिकल एरिया है। कैसा एरिया है, सिलेंड्रिकल एरिया है, जो कि इस तरह का, इसकी कुछ मोटाई होगी इस तरह का, ये सिलेंड्रिकल एरिया ये कटेगा, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल एरिया शियर फोर्स इस पे काम कर रहा है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई डी एस। पाई डी तो इसकी परिधि हो गई और एस इसकी मोटाई हो गई, ये मोटाई। तो यहाँ पर ये वाला एरिया ही हमने लगाया है, 3.14 पाई का मान, और डी का मान ज्ञात करना है, एस का मान दे रखा है आपको 3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ मैक्सिमम बटे पाई डी एस। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो डी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 24.13 mm। तो ये सवाल में आपको कोई दिक्कत हो, इससे पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह का आपको सवाल कराया है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मेरे को। इसी प्रकार का अगला सवाल है, उसमें भी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है, एस का मान दे रखा है, मैक्सिमम फोर्स दे रखा है, और डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसी तरह से वो होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम 1 हो गई अपनी, प्रॉब्लम 2 देखते हैं। इसके बाद का जो सवाल है बिल्कुल इसी की तरह होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ बोलिए। ये एक रिवेट है, क्या है, रिवेट है, लेफ्ट जॉइंट भी दिखाया गया है। ये रिवेट का व्यास है डी, इस पर फोर्स लगाया गया है, शियर फोर्स
शियर फोर्स 36.2 न्यूटन का, किलो न्यूटन। ठीक है, इसका डी दे रखा है 12 mm, डायमीटर ऑफ रिवेट डी का मान दे रखा है 12 mm। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या ज्ञात करनी है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो फोर्स लग रहा है वो शियर फोर्स है, और जिस एरिया पे लग रहा है वो एरिया क्या है? इसका वृत्ताकार है। इसको काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना पैदा होकर क्या होगी? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस पैदा होगी। क्या होगी? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस पैदा होगी। तो जो हमारी निकलेगी वो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकलेगी। फिर हम उसको कन्वर्ट करके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए फार्मूला हमारा यही है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालने का। अल्टीमेट शियर एफ मैक्सिमम, जो शियर फोर्स है अपना, बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये अल्टीमेट, ये जो निकल रही है अपनी, वो क्या निकल रही है? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। क्या निकल रही है? शियर स्ट्रेस। इसको हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ में बदलना पड़ेगा। पहले अपन इसको निकाल लेते हैं। एफ मैक्सिमम 36.2 किलो न्यूटन दे रखा है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में बदल देता हूँ। ये न्यूटन में बदल गया। क्रॉस सेक्शन एरिया अपना π/4 × d स्क्वायर। तो τ/US का मान यहाँ से अपना निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 36,200 न्यूटन बटे पाई का मान 3.14 रखेंगे इंटू डी स्क्वायर का मान 12 × 12, और जो 4 होएगा वो ऊपर चला जाएगा इसका। तो τ/US बराबर × 4 बटे 3.14 × 12 × 12 कितना होता है? 144। इसको हल कीजिए। इसको क्या करना है? अपन को हल करना है। तो हल करने पे क्या आएगा ये देखिए। लेकिन फ़ोन दीजिए, तेरे कैलकुलेटर खोल के, फ़ोन कैलकुलेटर खोल के, फ़ोन दीजिए कैलकुलेटर खोल के, कैलकुलेटर खोल के फ़ोन दे दे, फ़ोन दे दे कैलकुलेटर खोल के। अरे कैलकुलेशन करेंगे। इमराज को फ़ोन लगा, इमराज को फ़ोन ला दो कि चाहिए। हाँ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी भाई अपन को इसमें कैलकुलेशन में। हाँ तो ये होगा 362.00 × 4 800 बटे 3.14 × 144 452.16
तो ट्वाई US बराबर आ जाएगा अपने पास में 144,800 भाग 452.16, ये आ गया अपने पास में 320.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 320.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपने पास में आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। क्या आ गई, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। अब इसको हमें चेंज करना है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस में। ये तो क्या है हमारे पास में RM 320.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको जब चेंज करना है हमें, तो हमें संबंध पता होना चाहिए RM बराबर 0.8 RT। हमें निकालना है RT, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो RT बराबर क्या आ जाएगा, RM बटे 0.8, मतलब इसमें हम 0.8 का भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो RM की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 320.24 बटे 0.8। तो इसको डिवाइडेड कर दीजिए आप, पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगाया, पॉइंट हटा के 1 जीरो ऊपर लगाया, तो ये हट गया। तो 32,024 में आप 80 का भाग देंगे तो आपके पास में क्या आता है, देखिए भाग देके देख लेते हैं अपन। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, आठ 24, 8 चौक 32। पूरा गया है तो कैलकुलेशन सही हो गई नहीं। 8 दूनी 8, 4 5 24, 2 8 4 के 12 और 14 सही है, ये सही है। तो ये हमारे पास में लगभग आ जाएगा 4 में गया 8 या 24, 8 चौक 8 या 24, 8 चौक 32, 320, 24 बचा, जीरो लगाया, गलत कैसे आ रहा है, पॉइंट बताया तो जीरो लगा देने से। ये भाग देने पे लगभग आएगा अपने पास में 340.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें हमने करा क्या है कि हमने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकाली पहले। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालने के बाद में इस रिलेशन द्वारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल दी है। गुरुजी कैलकुलेटर देना आपको, 1 मिनट कैलकुलेटर देना आपको। तो इस प्रकार से हमने इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली है। एक बार इसको अपन कैलकुलेटर से चेक करते हैं, ये गलत तो नहीं है, जो वैल्यू अपन ने निकाली है ये सही है।
एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई। तीन सौ बासठ, चार, 144, 800, 3.14 गुणा 144, 12 mm दे रखा है ना इसका डायमीटर, 12 mm दे रखा है, 452.16, तो भाग दिया अपन ने 144 800 में, 452.16 का पास आया 322.24। अब इसमें भाग देंगे अपन 0.8 का, तो अपने पास में आता है करीबन 400.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। कितनी आ जाती है? 400.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है सर, ये सवाल हो गया। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में भी शियर स्ट्रेस दे रखी है, शियर फोर्स दे रखा है, डायमीटर निकालना है, निकाल सकते हो आप। इसी तरह के सवाल है, शियर फोर्स दे रखा है, ठीक है, और शियर स्ट्रेस दे रखी है, तो आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये अपने पास में 4 रिविटें हैं। कितनी रिविट लगा रखी हैं? 4। प्रकार से निश्चित दूरी पर चार रिविट लगाई गई हैं। और रिवेटेड लैप जॉइंट है चैन रिवेटिंग। कौन सा जॉइंट है ये? चैन रिवेटिंग। 4 इक्वली स्पेस रिवेट, 4
इक्वली स्पेस रिवेट, मतलब चारों समान दूरी पर है। इनकी जो सेंटर पॉइंट की दूरी है ये चारों के लिए क्या है, समान है। इस पर हमने एफ फोर्स लगाया है, शियर फोर्स, ठीक है। तो इस पे जो एरिया काउंट होगा वो टोटल एरिया काउंट होगा चारों रिवेटों का। शियर फोर्स दे रखा है इसमें, शियर फोर्स का मान एफ मैक्सिमम दे रखा है कितना दे रखा है, 55 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ रिवेट दे रखी हैं, नंबर ऑफ रिवेट 4, नंबर ऑफ रिवेट कितनी दे रखी है, 4, डायमीटर दे रखा है चारों रिवेटों का 16 mm। तो आपको यहाँ पर शियर स्ट्रेस ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शियर स्ट्रेस, टॉय एस यानी एफ मैक्सिमम बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 रिवेट। चारों रिवेटों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, टोटल एरिया। तो टॉय एस बराबर आ जाएगा आपका, एफ मैक्सिमम 55 किलो न्यूटन दे रखा है आपको, और चारों रिवेटों का एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, यहाँ से टॉय एस की वैल्यू आ जाएगी आपके 55,000 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल लिया है। पाई का मान 3.14 गुणा डी का मान 16 × 16। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, देखिए 3.14 गुणा 16 गुणा 16, ये आ जाता है अपने पास में 55,000 बटे 803.84। इसका भाग देना है 55,000 में। आठ सौ 3.84, ये हमारे 68.42 लगभग आ जाता है अपने पास में 68.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी शियर स्ट्रेस आ जाती है। बस इसमें ध्यान रखना यही है कि इसमें टोटल एरिया काउंट होगा चारों रिवेटों का। तो 4 एरिया बन रहे हैं यहाँ पर तकार, जहाँ से शियर होंगी ये चारों रिवेटें। ये एफ फोर्स लग रहा है, इधर भी एफ फोर्स लग रहा है। तो जहाँ से ये शियर होंगी तो चारों रिवेटों पर इसका असर आएगा शियरिंग का। तो चारों रिवेटों का एरिया इसमें काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल एरिया, चारों रिवेटों का टोटल एरिया, चारों रिवेटों का टोटल एरिया 4 से गुणा कर देंगे। एक रिवेट का एरिया क्या है, π/4 d स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, और 55 किलो न्यूटन 55,000 न्यूटन में बदल दिया अपन ने। पाई का मान 3.14 रख दिया, डी स्क्वायर, डी का मान 16 है, 16 × 16 कर दिया। इन तीनों को गुणा करा तो अपने पास में 803.84 आया। 55,000 में भाग दिया 803.84 का, 68.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई। ये अपनी आ गई शियर स्ट्रेस। क्या आ गई, टाय। शियर को किससे, टॉय से अपन प्रदर्शित करते हैं, और जो टेंसाइल और कंप्रेसिव होती हैं उनको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। टेंसाइल के लिए टी लगा देते हैं, कंप्रेसिव के लिए सी लगा देते हैं। और ये शियर स्ट्रेस है टॉय, इसको खाली टॉय से, शियर के लिए एस लगा देते हैं। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है उसको अपन RM से प्रदर्शित करते हैं, या अपन टॉय US भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है उसको अपन RT से प्रदर्शित करते हैं। इनका ध्यान रखना, RT से अल्टीमेट टेंसाइल यानी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, और RM से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों ही प्रतीक इसमें काम आते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है। ये सवाल अपना हो गया। इसके बाद में एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं, क्लास ले रहा हूँ।
प्रॉब्लम नंबर 4, ये कोई बार है हमारी, इसको यहाँ फिक्स किया गया है। क्या ये फिक्स किया गया है? ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। और इस पर एक टेंसाइल लोड लगाया गया है। कौन सा लोड लगाया गया है? टेंसाइल लोड। क्या लगाया गया है? टेंसाइल लोड लगाया गया है। टेंसाइल लोड लगाने के कारण इसकी लेंथ में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है। एल बराबर 30 मीटर, डेल्टा एल लंबाई में कितना परिवर्तन आया इसकी में वृद्धि होने पर, वो आया 19 mm का। कितना आया? 19 mm का। इसको मैं mm में चेंज कर लूँ तो मीटर को mm बनाने के लिए किसने से गुणा? 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो ये हो गया 30,000 मीटर, 30,000 मिलीमीटर। तो इसमें कितना चेंज आया? 19 mm का चेंजेज आया। कितना चेंजेज आया? 19 mm का। इसमें आपको टेंसाइल फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया जहाँ स्ट्रेस पैदा होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बराबर 1290 mm²। ये रोड जैसी भी है, गोल्ड रोड है, कैसी है अपन को पता नहीं है। टेंसाइल फोर्स दे रखा है टेंसाइल फोर्स F बराबर दे रखा है आपको 14,500 न्यूटन। क्या दे रखा है? 14,500 न्यूटन। तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन तीन चीज़ याद करनी है। स्ट्रेस न्यूटन पर mm², स्ट्रेन याद करनी है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, और ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस याद करना है। ई की वैल्यू याद करनी है न्यूटन पर mm²। ये तीन चीज़ आपको याद करनी है। स्ट्रेस भी याद करनी है, स्ट्रेन भी याद करनी है, यंग्स मॉडुलस भी याद करना है। तो इस पे जब हमने टेंसाइल फोर्स कितना लगाया? 14,500 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो इसकी जो लंबाई है 30,000 mm, वो बढ़कर कितनी हो गई? 30,019 mm हो गई। कितनी हो गई? 30,019 mm हो गई। तो डेल्टा एल का मान क्या आया? लंबाई। डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल पता है आपको क्या होता है? डेल्टा एल यहाँ से डेल्टा एल बराबर, मान लो ये लेंथ एल है और L1 माइनस एल। अगर आपकी L1 30,000 कितनी आ गई? 19 माइनस 30,000, तो आपका डेल्टा एल कितना आ गया? 19 mm, जो आपको दे रखा है। ये बल लगाने पर जो लंबाई में वृद्धि हुई, लंबाई में वृद्धि माइनस मूल लंबाई, उसकी प्रारंभिक लंबाई, तो वो डेल्टा एल होता है। लंबाई में परिवर्तन होता है। डेल्टा एल बराबर कितना दे रखा है आपको? 19 mm। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको 1290 mm²। टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है 14,500 न्यूटन। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस याद करना है। स्ट्रेस क्या होती है? अगर अपने पास में स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गई तो अपन यंग्स मॉडुलस ज्ञात कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ई, ये क्या होता है? ये एक कांस्टेंट राशि है जो किसमें संबंध बताती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन में। स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल क्या होता है? सिग्मा प्रोपोर्शनल क्या होता है? एप्साइलन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो सिग्मा बराबर अपने यहाँ से ई एप्साइलन निकाल लेता, तो ई बराबर अपने पास में आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन। क्या आ जाता है? सिग्मा अपॉन एप्साइलन। ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गई, ये आपकी स्ट्रेन हो गई।
तो लोड हमने टेंसाइल लगाया है तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ही टेंसाइल स्ट्रेन ही पैदा होगी। तो पहले हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं, फिर स्ट्रेन निकाल लेते हैं, तो फिर हमारा ई का मान भी आ जाएगा। तो स्ट्रेस क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस F/A क्या होती है? F/A। टेंसाइल लोड आपको दे रखा है कितना? 14,500। ए आपको दे रखा है कितना? 1290। 14,500 न्यूटन। कितना दे रखा है? 14,500 न्यूटन। और ये mm² में आपको दे रखा है। तो 14,500 में तो डिवाइड करोगे जब आप 1290 से, तो आपके पास आती है 11.24 न्यूटन पर mm² की। ये आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेस आ जाती है। इसके बाद आप स्ट्रेन निकालोगे, यानी एप्सिलॉन का मान निकालोगे, एप्सिलॉन टी स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। ये होती है डेल L अपॉन L। क्या होती है? डेल L अपॉन L। डेल L का मान आपको दे रखा है 19 mm, और L जो कि आपकी मूल लंबाई है वो कितनी है? 30,000 mm। mm से mm कट जाएगा तो 19 डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये आ जाएगा आपके लगभग एप्सिलॉन टी बराबर 0.00063। ये आपकी एप्सिलॉन आ गई, स्ट्रेन आ गई। अब आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो। ई बराबर सिग्मा अपॉन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन सिग्मा का मान कितना दे रखा है? 11.24 न्यूटन पर mm²। और ये हमारे पास में आ गया 0.63। इसी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ग्यारह 11.24/63। पॉइंट हटा के अपन नीचे 5 जीरो लगा देंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 10⁻⁵। अब 63 का मैं भाग देता हूँ 11.24 में, 11.24 में मैं भाग देता हूँ 63 का, तो अपने पास आता है ई की वैल्यू आती है 0.1784 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। ये -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +5। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ई बराबर, ये पॉइंट को मैं यहाँ सरका दूंगा तो यहाँ एक 1.78 × 10⁻⁵ या आप यही लिख लो 0.784 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यह आपका ई का मान है। इसका आंसर टैली कर लेते हैं। 11.25 न्यूटन पर mm², तो स्ट्रेस आ गई 0.0063। तो ये हमारा आंसर एकदम राइट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
अब अगला सवाल देखिए। तो आया समझ में आपको यंग्स मॉडुलस कितना आया? 0.1784 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। 10⁵ से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17,840 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये प्रॉब्लम 4 हो गई। इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है। देखिए ध्यान से, ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास में शीट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसकी चौड़ाई दे रखी है b, मोटाई दे रखी है s, इस पर यहाँ से फोर्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है? फोर्स लगाया गया है। तो इस पर आपको टेंसाइल लोड जो दे रखा है, ये टेंसाइल लोड लगाया गया है। टेंसाइल लोड दे रखा है आपको 15,000 न्यूटन का। कितना दे रखा है? 15,000 न्यूटन। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है 9.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इस पर जब टेंसाइल लोड लगाया है तो इस पर स्ट्रेंथ कितनी पैदा हुई? टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 9.5 न्यूटन पर एम। एस का मान दे रखा है 20 mm। तो बी की वैल्यू पूछी है इसमें। किसकी वैल्यू पूछी है? बी पी। तो टेंसाइल जब लोड लग रहा है इस पर, तो इस पर हमारा एरिया कौन सा प्रभावित होगा? एरिया कौन सा प्रभावित होगा इसमें? ये देखने वाली बात है। एरिया कौन सा प्रभावित हो रहा है? एरिया जो प्रभावित हो रहा है बताया कि ये वाला एरिया प्रभावित हो रहा है। कौन सा एरिया प्रभावित हो रहा है? ये वाला, क्योंकि इसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, ना कि इसकी लंबाई में। ये एरिया इसमें काउंट होएगा। तो एक्चुअल में कैसा फोर्स होगा? एक्चुअल में तो ये शियर होगा। कैसा होगा? शियर होगा। लेकिन लोड लग रहा है टेंसाइल, तो हमें शियर निकालना पड़ेगा। शियर फोर्स, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की जगह अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी 0.8 गुणा 9.5। तो RM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9.5 गुणा
0.8, ये आ जाएगी 7.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की जगह क्या रखेंगे, RM की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमारे पास 7.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है। क्योंकि एरिया हमें ये काउंट करना है, तो इस पे तो शियर, इस पे क्या हो रही है, शियरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शियरिंग हो रही है इस एरिया में। तो एरिया ये काउंट करना है, तो हम निकाल सकते हैं अब। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो कि होती है टॉय US या RM, हो सकते हो आप, किसके बराबर होगी आपकी मैक्सिमम फोर्स जो भी है, टेंसाइल है चाहे कोई सा है। अब अपन ने अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकाल लिया। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा आएगा इसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया का ध्यान रखना है, मेन बात ये है, हमें एरिया का ध्यान रखना है कि एरिया कौन सा काउंट होगा। 15,000 न्यूटन का तो लोड लग रहा है, एरिया कौन सा ज्ञात होगा, B गुणा S। ये हमने निकाल ली 7.6 बराबर 15,000 न्यूटन। B का मान हमें निकालना है, S का मान दे रखा है 20 mm। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7.6 गुणा 20 गुणा B बराबर 15,000। तो ये हो जाएगा आपका 0, 2 छिकी 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 152 गुणा B बराबर 15। तो B बराबर आ जाएगा आपका 152। 15,000 में जब डिवाइड करेंगे 152 से, 98.68 mm, लगभग 98.68 mm हमारी B की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। विड्थ जो है 98.68 mm। एक मिनट, इसको अपन इससे ही करके देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। 9.5 20 190 190 का भाग देना 15,000 में। सवाल में गलती है, वैसे तो आंसर ये आना चाहिए अगर हम इस हिसाब से निकालें तो। लेकिन इसने क्या है कि ये टेंसाइल बता रखा है, टेंसाइल की जगह हम इसको शियर मानेंगे। क्या मानेंगे, शियर। तो शियर से यहाँ पर ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो हम डायरेक्ट अल्टीमेट शियर स्ट्रेस होगी, क्या होगी, शियर स्ट्रेस। तो हम 9.5 रखते हैं, तो हमारे पास में आता है 15,000 बटे B गुणा 20। तो ये हो जाता है हमारे पास में 9.5 गुणा B गुणा 20 बराबर 15,000। तो ये हो जाता है हमारे पास में 190 गुणा B बराबर 15,000। तो B बराबर 15,000
बटे 190, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 78.94 mm के लगभग भी आती है। अगर हम इसको शियर फोर्स मानते हैं, ये भी शियर फोर्स है, शियर लोड है, और ये भी अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें सवाल में टेंसाइल लोड दे रखा है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखा रखी है। तो जब टेंसाइल लोड लग रहा है तो एरिया ये काउंट होता है, ना कि ये वाला। जब इधर फोर्स लग रहा है तो एरिया ये वाला काउंट हो रहा है, इस एरिया पर डिफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, शियरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शियरिंग हो रही है इस एरिया में। तो इस एरिया में शियरिंग हो रही है तो हमें अल्टीमेट शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी, और फिर हमारा आंसर आएगा ये। एक्चुअल में आंसर तो ये आना चाहिए, या फिर यहाँ पर संशोधन होना चाहिए कि ये शियर लोड ही है और ये शियर अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ही है। तो सवाल में मिस्टेक है, उस मिस्टेक को अपन ने सही कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ आप ये शियर लोड मानिए और ये शियर अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ मानिए इसको, तब आपका आंसर भी आएगा। तो ये आपका सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखिए। ये कोई आपको रेक्टेंगुलर एक बार दे रखी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई b, लेंथ t, मोटाई s, ये इसकी दे रखी है b। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दे रखी है l, और ये इसकी मोटाई दे रखी है s। क्या दे रखी है, s। b s l दोनों का मान दे रखा है। b 5 सेंटीमीटर, s 5 सेंटीमीटर, और l आपकी 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। डेल एल और डेल बी का मान दे रखा है आपको। इसको डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, इसको डेल्टा बी भी बोल सकते हैं। डेल्टा एल और डेल्टा बी को मान दे रखा है आपको 0.5 mm, और डेल्टा बी का मान दे रखा है आपको 0.04 mm। फोर्स आपका कंडक्ट कर रहा है इसमें इधर है, इधर है टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स दे रखा है, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड दे रखा है 50 टन का। इसको अपन केजी में चेंज कर देते हैं। 50 × 1000, एक टन में 1000 केजी होते हैं। एक टन में कितना किलो होता है, 1000। तो ये कितना हो गया, 50,000 केजी। ठीक है। ई और पॉइजन रेशो ज्ञात करना है आपको। ई और पॉइजन रेशो आपको ज्ञात करना है। ये सेंटीमीटर में है और ये आपकी mm में है, तो इनको भी अपन mm में बना लेते हैं। 50 mm, 50 mm, 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm। ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। ई यानी यंग्स मॉडुलस। अगर आप इसको टन में रखना चाहें तो टन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ई के लिए इसने दिया नहीं है कि इसको टन में निकालना है, टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, mm स्क्वायर में निकालना है। कुछ भी इसने शो नहीं करा है, तो जिसमें भी निकलेगा अपना अपन निकाल लेंगे इसको।
जिसमें भी अपना निकलता है अपन इसको निकाल लेंगे। तो इसमें दो स्ट्रेन पैदा हो रही है। कौन कौन सी? एक तो लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन तो इसमें पैदा होगी जब अपन इस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो लेंथ तो इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ में ये क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसमें दो स्ट्रेन निकलेंगे, स्ट्रेन 1 एप्सिलॉन 1 डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेन 2 ये तो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये होगी लेटरल स्ट्रेन। कौन सी होगी? लेटरल स्ट्रेन, जो कि डेल्टा बी बाई बी होगी। तो ये दोनों स्ट्रेन निकालने के बाद में अपन पॉइजन रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल से अपन निकाल लेते हैं डेल्टा एल यानी 0.5/50। तो ये आ गई अपने पास में 0.5/50। तो ये आ गई अपने पास 0.01, और ये आ जाएगी अपने पास 0.04 सॉरी ये 200 है। ये 0.5/200, ये तो आ जाएगी अपने पास 0.0025, और ये आ जाएगी अपने पास में 50 0.04/20 0.002। ये दोनों वैल्यू आ गई अपने पास में। अब अपने से पूछा है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो म्यू का मान पूछा है, या 1/m भी बोलते हैं इसको, इसे बोल दो आप 1/m बोल दो। तो जो म्यू होता है वो क्या होता है? मैंने बताया था आपको, इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ाए थे जब। पॉइजन रेशो क्या होता है? पॉइजन रेशो जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में संबंध बताता है कि लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है पॉइजन रेशो में। लेटरल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, मतलब एप्सिलॉन लेटरल प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएं तो ये आ जाता है म्यू, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो म्यू बराबर अपना निकलता है ई लेटरल एप्सिलॉन लेटरल बटा एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो म्यू का मान कितना आ जाएगा? यहाँ दोनों मान निकाल लिया अपन ने। लेटरल का कितना मान था? 0.002, और इसका था 0.0025। जब इसमें इसका भाग देते हैं 0.025 में, इसका 0.002 में भाग देते हैं 0.025 का, तो हमारे पास में आता है म्यू बराबर 0.8। क्या आता है? 0.8। ये हमारे म्यू का मान आता है पॉइजन रेशो। दूसरी चीज़ इसमें निकालनी है आपको ई का मान, ई यंग्स मॉडुलस ई। ई क्या होता है? एप्सिलॉन टी। तो ई हमारा निकल जाएगा यहाँ से सिग्मा टी टेंसाइल लोड सिग्मा टी निकाल लेंगे अपन ने पहले। लॉन्गिट्यूडनल तो अपन ने निकाल ही ली,
ये वाली सिग्मा टी निकाल लेते हैं अपन एफ अपॉन ए से। एफ अपॉन ए से सिग्मा टी निकालेंगे तो ये आप 50,000 बटे, इसमें एरिया कौन सा काउंट होगा, बी गुणा एस। बी गुणा एस सिग्मा टी आपका आ जाएगा 50,000 बटे बी का मान कितना है 50 गुणा 50, 50 से कम 50 ये 1000, 1000 में 50 का भाग दिया, 5 दूनी 10 यानी 20 न्यूटन किलोग्राम, 20 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। ये अपनी सिग्मा टी आ गई। क्या आ गई, सिग्मा टी आ गया यहाँ से। तो अभी का मान हम निकाल सकते हैं, सिग्मा टी का मान कितना है 20 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। और एप्साइलन टी, यहाँ पर कौन सी एप्साइलन काम करेगी, टेंसाइल वाली, तो लेंथ वाली काम करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वाली काम करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वाली अपन ने निकाली 0.0025, 0.0025। तो ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 0.025 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8,000। कितना आ जाएगा 8,000 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। ई का मान यानी 8 गुणा 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं अपन इसको, mm स्क्वायर। ये अपना ई का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ निकलवाई है वो क्या क्या हमें निकलवाई है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन हमने दोनों क्यों निकाली, क्योंकि हमें पॉइजन रेशो निकालना था। पॉइजन रेशो क्या होता है, पॉइजन रेशो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ निकाली तो दोनों का मान रखा, तो हमारे पास में पॉइजन रेशो आ गया। पॉइजन रेशो के बाद में हमें ई का मान निकालना है। तो ई क्या होता है, सिग्मा टी अपॉन एप्साइलन टी, यानी टेंसाइल स्ट्रेस बटे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन कौन सी है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन काम करेगी। अब टेंसाइल स्ट्रेस हमें मालूम नहीं है तो वो निकाल लेंगे हम एफ अपॉन ए से। एफ अपॉन ए, एफ का मान क्या दे रखा है 50,000 किलोग्राम। बी गुणा एस एरिया हमारा काम कर रहा है इसमें, तो बी गुणा एस एरिया आ गया हमारे पास में 20 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। ये हमारी आ गई स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ई बराबर टेंसाइल स्ट्रेस बटे टेंसाइल स्ट्रेन, ये मान रख दिया यहाँ पर। तो 8,000 किलोग्राम पर mm स्क्वायर यानी 8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर mm स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाता है, यंग्स मॉडुलस आ जाता है। क्या आ जाता है, यंग्स मॉडुलस। पॉइजन रेशो कैसे गलत आ रहा है भाई, 0.002 भाग दिया 0.85 है वो, ऐसा कितना है 85 में ठीक है सर। ये हमने मान निकाल लिए हैं, मान आपके सही है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये गलत आ रहा है, ये अपना मान गलत आ रहा है। ये आएगा 8, लेटरल का मान आएगा 8।
तो 0.008 में भाग देंगे अपन 0.025 का, तो सॉरी 0.32 आएगा ये अपना, कितना आएगा 0.32। कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो इसको आप सही कर लेना। यहाँ जो डेल बी अपॉन बी निकाला था अपन ने, तो ये आएगा 0.008, ठीक है। तो जब अपन म्यू का मान निकालेंगे एप्सिलॉन लेटरल बटे एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, तो 0.002 की जगह में भाग देना पड़ेगा अपन को 0.008 में भाग देना है अपन को 0.0025 का, तो अपने पास में आएगा 0.32। तो यहाँ तक इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, या संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। जैसी भी आपको प्रॉब्लम हो, ये करीब करीब अपन ने सारी प्रॉब्लम इसकी कर ली है निम्मी की बुक की, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि कोई सा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये टॉपिक भी अपना यहीं समाप्त होता है।